आज मेरे मेहमान एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सम्मान पूरी दुनिया में किया जाता है। मैं उन्हें बहुत बहुत वर्षों से जानता हूं और उनका सम्मान करता हूं। मुझे गर्व और खुशी है कि उन्होंने अपनी प्रामाणिक आवाज को हमारे काम से जोड़ने का फैसला किया है। उनका नाम प्रवीण स्वामी है। वे भारत में रहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में होने वाली घटनाओं पर लिखते और बोलते हैं, खासकर ग्लोबल साउथ में जो कुछ हो रहा है उस पर। मैं कहूंगा कि शायद वे इस विषय के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं। तो इस परिचय के साथ प्रवीण, कृपया आगे बढ़िए। या आप चाहेंगे कि मैं आपसे कुछ खास सवाल पूछूं, उस जानकारी के आधार पर जिसे पाना हमारे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है और जिसे हम दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। क्योंकि पश्चिम एशिया में जो होता है वो पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहता, उसका असर हर किसी पर पड़ता है। तो क्या आप चाहेंगे कि मैं उसी तरह आगे बढ़ूं? सबसे पहले जुल्फ़िकार, मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि पश्चिम एशिया में जो कुछ होता है उसका असर दुनिया पर पड़ता है। इसकी सीधी सी वजह यह है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल है और आज की बहुध्रुवीय दुनिया में अमेरिका बड़ी शक्तियों में से एक है। तो मेरा सुझाव यह होगा कि अगर आप भी इससे सहमत हैं, मुझे आप अपने विचार दर्शकों के साथ साझा करें जिसमें एम से हमारी से कोशिश करिए। जरूर प्रवीण। पिछले 24 घंटों में इस संघर्ष को परिभाषित करने वाले रिश्ते में मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण और नाटकीय बदलाव आया है। ये रिश्ता श्री ट्रंप की मांगों से जुड़ा रहा है। उन्होंने हर तरह की मांगें रखी हैं, जबकि उन्होंने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए थे। लेकिन सिर्फ उन्हीं को समझ आने वाले कारणों से उन्होंने उसे लागू न करने का फैसला किया। इसका नतीजा यह हुआ कि संघर्ष कई बार ईरान और अमेरिका के बीच घातक गोलीबारी में बदल गया। फिर जाहिर है यह पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल गया। कुछ दिन पहले आशंका थी कि मामला हाथ से निकल सकता है, और जिन कारणों को हम जानते हैं उनके चलते हम इस बात की बहुत सराहना करते हैं कि किसी ने श्री ट्रंप तक पहुंचकर उन्हें समझाया कि अगर वह अपने अधिकतम दबाव अभियान पर आगे बढ़ते और ईरान को थमास युग में पहुंचाने की करते, इट्स वर्स्ट वॉर अलग होते। हर किसी के लिए बेहद बेहद बुरा। तो हमारी जानकारी, जिसके विशेषाधिकार प्राप्त होने की बात कहने में हमें सम्मान महसूस होता है, ये कहती है कि श्री ट्रंप ने अब एमओयू का सम्मान करने का फैसला कर लिया है। ये ऐसा कुछ था जो वो 2 महीने पहले कर सकते थे, लेकिन हमें बताया गया है कि उन्होंने एमओयू का सम्मान करने का निर्णय लिया है। हमें यह भी बताया गया है कि उन्होंने ईरान को संदेश दिया है कि वे सद्भावना के कुछ संकेत देने के लिए तैयार हैं, और हम इसके कुछ पहलू अब प्रेस में रिपोर्ट होते हुए देखने लगे हैं। लेकिन हमारे पास इसके बारे में कहीं अधिक विस्तृत जानकारी है, जिस पर मैं चाहूंगा कि आगे बढ़ते हुए आप बात करें। और ऐसी जानकारी भी है जो मैं अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा। शायद आप उस पर भी टिप्पणी करना चाहें। चीजें इतनी अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही हैं कि दोनों पक्षों, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और तेहरान के अनुरोध पर आसिम मुनीर, जो इस पूरी प्रक्रिया में एक मध्यस्थ और बहुत महत्वपूर्ण शख्स रहे हैं, और साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, दोनों पक्षों की ओर से सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस से मिलने के लिए भेजे गए हैं ताकि उन्हें साथ लाया जा सके। क्योंकि जो कुछ हुआ है उससे एमबीएस बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, और अच्छे तरीके से नहीं। डर था कि हालात हाथ से निकल सकते हैं। मुझे बताया गया है कि पश्चिम एशिया में कल सुबह तक एमबीएस और आसिम मुनीर के बीच एक तत्काल यात्रा की व्यवस्था की जाएगी। और जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, इस तरह की बैठकें किसी बहुत ठोस वजह के बिना नहीं होती। तो शुक्र है, चीजें वास्तव में अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। इसलिए उम्मीद है कि हम अंत की शुरुआत देख रहे हैं।
Zulfikar, you have actually said a couple of जुल्फ़िकार, आप जानते हैं, आपने वास्तव में बहुत अहम बातें कही हैं और मैं इसे इस तरह रखूंगा। सबसे पहले, अब ये राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप के पास बस सैन्य विकल्प नहीं है। बहुत ज्यादा बारीकियों में जाए बिना हकीकत यह है, और यह सब खुली जानकारी पर आधारित है, कि आज अमेरिकियों के पास मिसाइलों की बहुत कमी है और इंटरसेप्टर मिसाइलों की उससे भी ज्यादा कमी है। यह एक पहलू है, इसलिए एक बड़ी बाधा है। दूसरी बात यह है कि उनके पास वास्तव में कोई सैन्य विकल्प है ही नहीं। वे हवाई विकल्प आजमा चुके हैं, वे नौसैनिक नाकेबंदी भी कर चुके हैं। They have tried the air option, they have done the naval blockade. It has not got Iran to bend at all. इससे ईरान झुका नहीं है। ईरान वहीं खड़ा है जहां वह था, और इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हाल ही में क्या हुआ है। सेंटकॉम के एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी ने अपने युवा अधिकारियों, अपने सैनिकों और कुछ अमेरिकी विश्लेषकों को भी एक ईमेल भेजा है। उसमें उनसे ईरान को हराने के लिए रचनात्मक और अपरंपरागत तरीके सुझाने को कहा गया है। अब मुझे इस पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं है। सीधी सी वजह यह है कि ईरान आपके विमानवाहक पोतों, आपकी वायु शक्ति और आपके बड़े जहाज़ों से डर नहीं रहा है, क्योंकि ये सब 20वीं सदी के युद्ध का हिस्सा है। Because all this belongs to the 20th century war. What the Iranians are fighting is the 21st. ईरानी जिस युद्ध का सामना कर रहे हैं वह 21वीं सदी का युद्ध है, जिसमें अंतरिक्ष क्षमताएं शामिल हैं। और अब हम सब जानते हैं कि चीनी ये क्षमताएं दे रहे हैं, अपना बेइदो 3 सिस्टम, साथ ही ड्रोन और मिसाइलें भी। तो अमेरिकियों की बात करें तो वे बिल्कुल हताश हैं। अमेरिकी सेना के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उन्हें अचानक एहसास हुआ है कि वे गलत युद्ध लड़ रहे हैं। अब ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा यह है कि ईरानियों के लिए कूटनीति अब भी प्राथमिकता है। वे युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, वे ये युद्ध जीत चुके हैं, वे युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। और यहाँ सबसे अहम बात, And here is the most important thing. In the last 24 hours, the Iranian president पिछले 24 घंटों में ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन ने एक बेहद अहम बयान दिया है। उनका कहना है कि इस्लामाबाद MOU ईरान के भविष्य के विदेश संबंधों का केंद्रीय आधार होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है। इसका मतलब यह है कि युद्ध खत्म होने के बाद क्या होगा, वे अभी से उसके बारे में सोच रहे हैं। इस्लामाबाद MOU ही केंद्रीय आधार होगा। अब इससे सीधे तौर पर 3 बातें सामने आती हैं। पहली बात यह कि इस्लामाबाद MOU के मामले में, और हम जानते हैं कि इसमें 14 अनुच्छेद हैं, ईरानी इस पर बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत लेन देन संभव है, क्योंकि वे शांति के पक्ष में हैं, वे कूटनीति के पक्ष में हैं, लेकिन कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि यही उनकी विदेश नीति की बुनियाद बनने जा रही है। Foreign policy. Second thing, what they suggest is that as far as they are concerned, दूसरी बात जो वे कह रहे हैं वो यह है कि उनके लिए यह अंतिम समझौता है। देखिए, ये MOU 17 तारीख को साइन हुआ था। फिर कहा गया था कि मध्यस्थों और मुख्य पक्षों यानी अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों तक बातचीत चलेगी। उसके बाद दोनों पक्ष अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। तो उनके लिए यह अंतिम समझौता है। और तीसरी बात जो उतनी ही महत्वपूर्ण है, यह है कि ईरानी इस MOU को इस्लामाबाद MOU कह रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस MOU पर राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पेजेशकियन ने हस्ताक्षर किए हैं, उस पर मध्यस्थ के तौर पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी हस्ताक्षर किए हैं। Prime Minister Shehbaz Sharif also has signed as the mediator. Now, when we say that Islamabad, अब जब हम इस्लामाबाद MOU की बात करते हैं, तो उसका मतलब यह है कि वे पाकिस्तान से एक बहुत अहम भूमिका निभाने की उम्मीद कर रहे हैं। और वह अहम भूमिका यह है कि जब अमेरिकी सेनाएं पश्चिम एशिया से बाहर हो जाएंगी। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करने के लिए रुकता हूँ और अपनी पहले की बात पर वापस आता हूँ। मेरा मुद्दा यह है कि जमीनी स्तर पर हम पहले ही देख रहे हैं कि अमेरिकियों के पश्चिम एशिया में कुल 19 ठिकाने थे। उनमें से ज्यादातर या तो काम करने की स्थिति में नहीं हैं या फिर नष्ट हो चुके हैं। अगर आप खतर के उस ठिकाने को देखें जो सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड मुख्यालय था या अमेरिकी सेनाओं का क्षेत्रीय मुख्यालय था,
To America se balik thotet nolly dak thothenstum don thwov sri. Unko you race smes griming Iran sea is briding the wall. Thinking that look, Jordan is 1,000 kilometers away from Iran, and now it has gone to Israel. Similarly, you see Kuwait, what's going on. So the इसी तरह आप कुवैत को देखिए, वहां क्या हो रहा है। are out. तो बात यह है कि सेनाएं पहले से ही बाहर तैनात हैं। Around Israel. वे सभी इजराइल में और उसके आसपास केंद्रित हैं और उन्हें इजराइल की रक्षा करना भी मुश्किल लग रहा है। Where the Pakistan इसलिए यहाँ पाकिस्तानियों की भूमिका शुरू होती है। creators वे सिर्फ मध्यस्थ नहीं हैं, वे उस इस्लामी ढांचे के लिए भी जिम्मेदार हैं framework, जो अमेरिकी ढांचे की जगह लेगा। American framework. अमेरिकी ढांचा पश्चिम एशिया में दशकों से मौजूद रहा है। तो इस संदर्भ में दो अहम बातें हुई हैं। Things have happened. पहली, हम जानते हैं कि सऊदियों ने पिछले साल 2014 में पाकिस्तान के साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। In 2020, कुवैत ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ अपने सुरक्षा समझौते को मंजूरी दी है, जिस पर उसने 2023 में हस्ताक्षर किए थे। with Pakistan ये बस समय की बात है। in 2023. It's a matter of time. More of these GCC countries they will sign the security जीसीसी के और भी देश पाकिस्तान के साथ सुरक्षा समझौते, सैन्य समझौते करेंगे, except perhaps शायद यूएई को छोड़कर, क्योंकि यूएई की कहानी बिल्कुल अलग है। no, along अब इसके साथ साथ बात सिर्फ सऊदी अरब की रक्षा की नहीं है, Saudi Arabia बात ईरानियों को इस्लामी ढांचे के साथ मदद देने की भी है। with the और इस संदर्भ में मैं कहूँगा कि आपके सूत्रों से जो बात आपने कही है what you have said. वो बिल्कुल सही बैठती है। Process, absolutely. पाकिस्तान के सेना प्रमुख और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब सऊदी अरब जा रहे हैं ताकि सऊदी अरबियों को समझा सकें कि देखिए, हम सामूहिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। That look हम ये भी कह रहे हैं कि क्षेत्र के सभी देश मिलकर शांतिपूर्वक बातचीत की मेज पर बैठें और अपने मतभेद तय करें। together and peacefully at the negotiating table deciding the differences. Now I am referring to the Saudi Yemen अब मैं सऊदी यमन समस्या की बात कर रहा हूँ जो भड़क उठी है और जो वास्तव में पिछले 12 सालों से चल रही है। years. लेकिन इसमें आग तब लगी जब सना हवाई अड्डे पर सऊदियों ने बमबारी की। You know, that was उस समय एक ईरानी नागरिक विमान वहां उतरने की कोशिश कर रहा था। Iranian उसमें वे यमनी लोग थे जो ईरान के सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार में गए थे। for the funeral उसके बाद जहां तक यमनियों का सवाल है, हम जानते हैं कि आज वे बहुत अच्छी स्थिति में हैं। concerned. उन्होंने सऊदियों के लिए लाल सागर की जलडमरूमदियां बंद कर दी है और वे इससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। The Red Sea उन्होंने उनके नागरिक हवाई अड्डे पर हमला किया है, can do much वे इससे भी कहीं अधिक नुकसान कर सकते हैं। civilian airport. और जाहिर है अब सऊदी चाहते हैं कि पाकिस्तानी आकर उनकी मदद करें, Want the Pakistanis to come क्योंकि एक रक्षा समझौता है। because लेकिन सऊदियों को यह समझने की जरूरत है कि यह अलग तरह का रक्षा समझौता है, ये पूर्ण सुरक्षा के बारे में नहीं है। it is not about absolute security, it's about collective security. ये सामूहिक सुरक्षा की बात है, Regional यह एक क्षेत्रीय ढांचा बनाने की बात है। of the heavy lifting here यहाँ दो बड़ी शक्तियों besides the चीन और रूस के अलावा ज्यादातर भारी जिम्मेदारी पाकिस्तान निभाएगा। Pakistan ये काम पाकिस्तानी सेना प्रमुख करेंगे, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री करेंगे, by the फिर विदेश मंत्री भी बहुत सक्रिय हैं। then even वह भी अलग अलग राजधानियों के बीच दौड़ भाग कर रहे हैं। he's also पूरी बात यह है कि वह चीन जाते हैं, वांग यी से मिलते हैं और उन्हें फीडबैक देते हैं। to China meets तो up with Wang जुल्फिकार, Yi, gives him मुद्दा यह है कि पाकिस्तान की भूमिका बहुत बड़ी है। that Pakistan has ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे उन्होंने स्वीकार करने पर सहमति दी है। have agreed आप जानते हैं ये जिम्मेदारी ईरानियों ने दी है। given by the Iranians. और अब मेरा आखिरी बिंदु, Last point, जब हम इस्लामाबाद एमओयू और पाकिस्तान की बढ़ती भूमिका की बात करते हैं तो हम ईरान की उस कोशिश की बात कर रहे हैं जिसमें वह मुसलमानों को एकजुट करना चाहता है। about Iran looking at getting the Muslims together. It is not about the various sects any अब सामूहिक सुरक्षा में बात अलग अलग फिरकों की नहीं रह गई है, not about Shia, it is बात not शिया about की नहीं है, Sunnis. बात सुन्नियों की नहीं है। About that Iran is a Shia बात ये नहीं है कि ईरान शिया देश है, and पाकिस्तान सुन्नी है और सऊदी सुन्नी है। it is नहीं, about the Muslims बात मुसलमानों की है, come together. उन्हें एकजुट होना होगा। Where once again और यहीं एक बार फिर पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूमिका है। जुल्फिकार, ये बात मैं पहले भी आपके शो में कह चुका हूँ कि अगर हम आने वाली इस खुफिया जानकारी से आगे देखें तो हकीकत यह है कि पाकिस्तान बहुत गहराई तक जुड़ा हुआ है। और क्योंकि पाकिस्तान के तीनों महाशक्तियों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि राष्ट्रपति ट्रंप बात न करें। there is no
उन्हें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात करनी ही होगी। मैं आपको एक और बहुत दिलचस्प अपडेट देता हूं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। शायद ये कल की खबर है कि पाकिस्तानियों ने व्हाट्सएप से वीचैट पर जाने का फैसला किया है। यह अहम है क्योंकि कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप में बहुत सारे लीक और साइबर संबंधी समस्याएं हैं, इसलिए वे वीचैट पर जाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, मुझे इससे यह संकेत मिलता है कि पाकिस्तान को एहसास हो गया है कि वह नई विश्व व्यवस्था का हिस्सा है। एक नई विश्व व्यवस्था जो पश्चिम एशिया में आकार ले रही है, जहां अमेरिकी सेनाओं को जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और इसका दुनिया भर के सभी मोर्चों पर डोमिनो प्रभाव पड़ेगा। और पुरानी व्यवस्था या पश्चिम एशिया में अमेरिका की हार का वास्तव में यही मतलब है। जुल्फिकार, मैं इसे इसी तरह देखना चाहूंगा। खैर, बहुत शानदार विश्लेषण परवीन। इसके लिए आपका पूरी दुनिया में सम्मान किया जाता है और हमें बहुत गर्व है कि आप यहाँ हैं, ताकि हमारे श्रोता जो दुनिया भर में हैं और हमें ये बताते हुए बहुत खुशी है कि उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, आपको सुन सकें। हम अब 14 भाषाओं में प्रसारण करते हैं और हमारे श्रोता सचमुच हर जगह हैं। उन्हें उस आवाज को सुनने का अवसर मिलता है जिसे मैं भू राजनीति के सबसे सम्मानित स्वरों में से एक मानता हूं, खासकर पश्चिम एशिया के परिदृश्य पर उसके प्रभाव के संदर्भ में। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर तेल को पहले की तरह स्वतंत्र रूप से जाने नहीं दिया गया तो बहुत जल्द सभी अर्थव्यवस्थाएं ढहने लगेंगी। अब मैं फिर से अपनी रिपोर्टिंग पर लौटूंगा क्योंकि ये पिछले 24 घंटों की ताज़ा जानकारी है और यह उन बातों की पुष्टि करती है जो हम इस चैनल पर पहले भी कई बार कह चुके हैं। यानी MOU अब भी एक केंद्रीय धुरी बना हुआ है और मेरा मानना है कि ईरानी नेतृत्व ने भी यही शब्द इस्तेमाल किया है कि ये एक केंद्र बिंदु है। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, ये खत्म हो चुका है, ये चला गया है, यूएन वगैरह वगैरह, लेकिन हमने हमेशा उम्मीद रखी कि नहीं, ये वापस आएगा। अब हमें पता है। मेरा मतलब है, ये ऐसी बात है जिसे मैं इस शो में अपने दर्शकों को बताते हुए खुश हूं और इस पर आपकी टिप्पणी भी लेना चाहता हूं। मुझे सलाह दी गई है, मुझे जानकारी दी गई है कि कोविड से पहले ईरान अमेरिका के साथ फिर से बातचीत करने पर सहमत हो गया था। ईरान के भीतर काफी मतभेद थे, जहां IRGC किसी समझौते में या किसी भी समझौते में पर स्पोल्स जाने में दिलचस्पी नहीं रखता था। और वे राष्ट्रपति पेजेशकियन से सचमुच काफी नाराज थे, यहां तक कि उनसे इस्तीफा देने की मांग भी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि वह अमेरिका को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं जो जरूरी नहीं कि ईरान के सर्वोत्तम हित में हों। और फिर हमारे लिए नई जानकारी यह है कि सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनी ने अंतिम फैसला किया कि वह उस प्रक्रिया को आगे बढ़ने देंगे जिसे विदेश मंत्री अरागची और राष्ट्रपति पेजेशकियन ने पूरा किया था। उन्होंने अपनी मंजूरी दी, यानी हरी झंडी दी कि वे आगे बढ़ें। फिर से कहूं, सिर्फ MOU पर और किसी चीज पर नहीं। तो इस अंदरूनी टकराव को आप कैसे देखते हैं और भविष्य में चल रही किसी भी बात पर इसका क्या असर पड़ सकता है जब IRGC वास्तव में इस बात से खुश नहीं है कि कोई समझौता शायद सचमुच हो जाए? देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, जो आपने कहा है उससे भी, और मैं इसे थोड़ा विस्तार से बताता हूं। अब कृपया याद कीजिए कि जब 17 जून को MOU पर हस्ताक्षर हुए थे, उससे पहले फिर से राजनयिकों, ईरान के नरमपंथियों और IRGC के बीच कुछ खींचतान हुई थी। मुद्दा यह था कि ईरान को परमाणु हथियारों की ओर जाना चाहिए या नहीं, यही मुद्दा था। और अगर आपको याद हो तो सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनी को भी एक बयान जारी करना पड़ा था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि पेजेशकियन के साथ मेरे मतभेद हो सकते हैं, जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख हैं। अब देखिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में दोनों ही घटक होते हैं। Now you see, National Security Council, it has both the components.
it has the diplomatic component, it has the military component. So इसमें कूटनीतिक पहलू भी है और सैन्य पहलू भी। तो सर्वोच्च नेता के बयान में कहा गया, पेजेशकियन के साथ मेरे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन चूंकि वह सर्वोच्च राष्ट्रीय परिषद के नेता हैं, इसलिए वह जो कह रहे हैं मैं उसके साथ चलूंगा। तो यह इसका एक हिस्सा है। पेजेशकियन सर्वोच्च नेता के बहुत करीबी व्यक्ति हैं और दोनों पक्षों के बीच काफी संतुलन बनाए रखा जा रहा है। और इसकी वजह पहले मैं वह समझा दूं, फिर मौजूदा स्थिति पर आता हूं। और पेजेशकियन के साथ सर्वोच्च नेता के सहमत होने की वजह यह थी कि मार्च में अरागची, कृपया याद कीजिए, मार्च के मध्य में मॉस्को गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से 1.5 घंटे तक मुलाकात की थी। where he met up for hour and a half with President Putin. After that, he went to China. He met up with उसके बाद वह चीन गए। वहां उन्होंने अपने समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। और जब वह तेहरान लौटे तो उन्होंने पहली बार युद्ध के बाद के लिए एक नए क्षेत्रीय ढांचे की जरूरत की बात की। अब अगर कोई क्षेत्रीय ढांचा बनाना है और अगर ईरान परमाणु हथियार विकसित करने का फैसला करता है, उसके पास तकनीक है, वह ऐसा कर सकता है, तो वह क्षेत्रीय ढांचा काम नहीं करेगा, क्योंकि जीसीसी के सभी देश ईरान को एक वर्चस्ववादी ताकत, एक दबंग के रूप में देखेंगे। वे ईरान को साझेदार के रूप में नहीं देखेंगे। और फिर ठीक उसी समय जो खबर सामने आई है उसके होने की संभावना है। और खबर यह थी कि अमेरिकियों ने सऊदियों को परमाणु क्षमताएं देने की पेशकश की थी, बदले में जाहिर है अब्राहम समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए। तो यहाँ बात यह है कि पेजेशकियन दोनों पक्षों पर नजर रख रहे हैं, और यही वजह है कि सर्वोच्च नेता पेजेशकियन से सहमत है। उनके शब्द को अंतिम शब्द माना जाना चाहिए, मानो वह खुद सर्वोच्च नेता का शब्द हो। मैं चीजों को इसी तरह देखता हूं। अब एमओयू पर आते हैं। जैसा कि मैंने कहा, पेजेशकियन ने कहा है कि यह ईरान के भविष्य के विदेशी संबंधों, दूसरे शब्दों में विदेश नीति का केंद्र बिंदु होगा। इसलिए एमओयू पर कोई समझौता नहीं होगा, उसमें समायोजन किए जाएंगे। और बदलाव पहले ही किए जा चुके हैं। बदलाव इस मायने में हुए हैं कि पहले, अब जहां तक होर्मुज का सवाल है, होर्मुज की बात करते हैं क्योंकि वह खबरों में रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि बातचीत चल रही है और बहुत जल्द, आप जानते हैं, कोई घोषणा की जाएगी। हुआ यह है कि हम सब जानते हैं, अमेरिकी ओमानियों पर दबाव डाल रहे थे कि उत्तरी रास्ते से, जो ईरान के तट के साथ है, सभी आने वाले जहाज यानी टैंकर, और दक्षिणी रास्ते से, जो ओमान के तट के साथ है, सभी बाहर जाने वाले जहाज आए। ईरानियों ने इसे खारिज कर दिया है। इसलिए उन्होंने यहां तक समझौता किया है कि ठीक है, आने वाले जहाज ईरानी तरफ से आ सकते हैं, लेकिन ओमानी ईरानियों को पूरी जानकारी में रखेंगे। बाहर जाने वाला ओमानी जल क्षेत्र से होकर जो कुछ भी गुजरेगा, उसकी सारी जानकारी दी जाएगी। इसलिए होर्मुज जलमरुमध्य पर नियंत्रण ईरान के पास ही रहेगा। वे समझौता नहीं करेंगे। होर्मुज जलमरुमध्य को लेकर एक और खबर आई है कि अब ईरानी और ओमानी लोग केंद्रीय मार्ग के बारे में भी सोच रहे हैं। देखिए, अभी एक अंदर आने का मार्ग है, एक बाहर जाने का, और बीच में IRGC नौसेना ने बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। तो खबर है कि केंद्रीय मार्ग को IRGC नौसेना साफ करेगी, और इसे भी एक मार्ग बनाया जा सकता है। और निश्चित रूप से इसे कैसे संचालित किया जाएगा, इस पर बाद में ओमानी और ईरानी चर्चा करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहे जो भी कहते रहें, ईरानियों के लिए अहम बात यह है कि होर्मुज जलमध्य पर उनका नियंत्रण बना रहेगा, और वे ये सुनिश्चित करेंगे कि चीजें उनके हिसाब से हों। मसलन, फिर से होर्मुज जलमध्य की बात करें, तो अब मैं ये भी सुन रहा हूं कि ईरानियों ने उसे खोलने के लिए एक शर्त रखी है। वे कह रहे हैं कि सबसे पहले अमेरिकियों को नौसैनिक नाकेबंदी हटानी होगी। अगर आप एमओयू देखें तो उसमें कहा गया है कि एमओयू पर हस्ताक्षर के 30 दिन बाद नौसैनिक नाकेबंदी हटाई जाएगी, लेकिन वे इसे अभी चाहते हैं। फिर वे चाहते हैं कि सबसे पहले ईरान पर जो प्रतिबंध हैं, उनका तेल बेचने,
गैस बेचने और पेट्रोकेमिकल्स बेचने वे सभी तुरंत हटा दिए जाएं। petrochemicals, all that should be lifted immediately. And some reports, credible reports, are also talking about और कुछ रिपोर्टिंग जो विश्वसनीय है ये भी कह रही हैं कि ईरानी अमेरिका से औपचारिक मान्यता चाहते हैं कि 60 दिन की अवधि खत्म होने के बाद जब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा उसके बाद आपसी मशवरे से किसी तरह का ट्रांजिट शुल्क लगाया जाए। ईरानी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने तटीय साझेदार ओमान से सलाह करेंगे, ऐसा वे कह रहे हैं, और उन सभी तटीय देशों से भी बातचीत करेंगे, जीसीसी के वे सभी देश जो होर्मुज जलमध्य का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मेरी बात जुल्फिकार यह है कि ईरानी ये युद्ध जीत चुके हैं, वे समझौता नहीं करेंगे, वे थोड़ा देने और लेने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन कुछ प्रतिबद्धताओं पर वे दृढ़ रहेंगे क्योंकि यही उनके भविष्य के विदेशी संबंधों की बुनियाद है। because this is the basis of their future foreign relations. Well, excellent analysis again. खैर, एक बार फिर बेहतरीन विश्लेषण। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, बेहतरीन विश्लेषण। मैं कुछ अतिरिक्त बातें जोड़ना चाहूंगा जो हमें भरोसेमंद सूत्रों से मिली हैं जो हमसे बात करते हैं। कुछ बातें हैं जिन्हें जानना मुझे लगता है कि हमारे दर्शक पसंद करेंगे। पिछले हफ्ते ट्रंप और उनके पसंदीदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बीच एक तरह की दूरी पैदा हो रही थी और वॉशिंगटन के भीतर की राजनीति इस दूरी की वजह बन रही थी। इसका कारण यह था कि ईरानियों, ट्रंप और वॉशिंगटन के अमेरिकियों के साथ बातचीत में आसिम अली लगातार जोर दे रहे थे कि वॉशिंगटन को यह समझना और लागू करना होगा कि ईरान क्या मांग रहा है, क्योंकि उनके विचार में आगे काम बढ़ाने और इस मामले को आगे ले जाने का यही निष्पक्ष आधार था। और ट्रंप को यह सुनना पसंद नहीं आया। जाहिर है वह अपने पक्ष में ही सब कुछ सुनना चाहते हैं कि वही सबसे महान है, कि उनके मुंह से निकलने वाली हर बात शानदार है, वगैरह वगैरह। और असीम अली ऐसा नहीं कह रहे थे, इसलिए एक तरह की दूरी पैदा हो रही थी। हमने ये प्रेस में भी देखा, क्योंकि ट्रंप अब असीम मुनीर की बात नहीं कर रहे थे, वह आप जानते हैं एमबीएस के जरिए आगे बढ़ने की बात कर रहे थे। हमारी समझ ये है कि ईरान ने अब अमेरिकियों को बहुत बहुत साफ कर दिया है कि जो भी बातचीत होगी उसमें केंद्रीय मध्यस्थ के तौर पर असीम मुनीर, शहबाज शरीफ और फैसल शामिल होंगे, और इससे जो कुछ भी निकलेगा वो उसी मध्यस्थता के रास्ते से आएगा। और उसके नतीजे में हमें पहला साफ संकेत दिख रहा है, वो ये कि असीम मुनीर और शहबाज शरीफ एमबीएस से बात करने के लिए रास्ते में हैं, या शायद इस वक्त रियाद पहुंच भी चुके हैं। एक और रिपोर्टिंग है जो मैं अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूं, और इस पर आपकी टिप्पणी भी लेना चाहता हूं। ईरान में हमारी समझ के मुताबिक, मेरी समझ के मुताबिक, सुप्रीम लीडर के बाद सत्ता के ढांचे में किसी और से भी ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं स्पीकर गालिबाफ। और मेरे नजरिए से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें पाकिस्तान की संसद के स्पीकर ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोहों के दौरान पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया है, यानी करीब एक हफ्ते के भीतर। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान बहुत कम ही बाहरी गणमान्य व्यक्तियों को इस तरह के अवसर के लिए बुलाता है। तो जाहिर है यूएस हमारा मानना है कि जो वास्तव में होने जा रहा है उसे किसी तरह का कूटनीतिक आवरण देना उचित है। दरअसल पाकिस्तान और ईरान के बीच अपने रिश्तों के भविष्य को लेकर और श्री ट्रंप के सामने वे किस तरह का रुख पेश करेंगे, इस पर गंभीर, बहुत ही गंभीर बातचीत होने वाली है, क्योंकि उस रुख में जो हम पहले से जानते हैं उससे आगे बहुत कम लचीलापन होगा। मेरा मतलब है, हमारी जानकारी के मुताबिक ईरान कुछ लचीलापन दिखाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और एक अतिरिक्त जानकारी जो वास्तव में काफी महत्वपूर्ण है, यह है कि होर्मुज जलमध्य का प्रबंधन कैसे किया जाए। इस पर ईरान की ओमान के साथ सहमति बन गई। अब यह है ऐसा मुद्दा जिस पर वे अमेरिकियों के साथ बहस करने को हों। वे एक समझौते पर पहुंच गए हैं। ओमान इस बात पर सहमत हो गया है कि बाहर जाने वाले कॉरिडोर
यानी दक्षिणी कॉरिडोर पर ओमान का नियंत्रण होगा। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, इसके बावजूद अगर कोई अंतिम फैसला करना पड़ा तो अंतिम निर्णय तेहरान करेगा, और जाहिर है अंदर आने वाले कॉरिडोर पर ईरान का नियंत्रण होगा। तो हम इसे उभरते हुए देख रहे हैं। हम वही चीज देख रहे हैं जिसके बारे में आप लंबे समय से बोलते रहे हैं। बेशक हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि पाकिस्तान अपने दम पर ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। और हम इस चैनल पर कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के पीछे चीन का बहुत बहुत मजबूत हाथ है, खासकर वांग यी का, और यह हाथ ईरान का भी समर्थन करता रहा है। This hand has been supporting Iran as well. We have reported this on our channel that हमने अपने चैनल पर रिपोर्ट किया है कि ग्वादर के रास्ते बड़ी मात्रा में उन्नत हथियार ईरान भेजे गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने अपने चैनल पर एक ऐसी बात भी रिपोर्ट की है जिसके सच होने पर हमें बहुत दृढ़ विश्वास है। इसकी रिपोर्ट न पश्चिमी प्रेस में हुई है न कहीं और। वह ये कि पाकिस्तानी तकनीशियन, बेहद प्रशिक्षित तकनीशियन वहां गए हैं ताकि उन्नत हथियार प्रणालियों और बेदौ प्रणाली को अपनाने और उन सबको एकीकृत करने में ईरान की तेजी से मदद कर सकें। तो आप लंबे समय से कह रहे हैं कि दुनिया अब द्विध्रुवीय नहीं रही बल्कि बहुत ध्रुवीय हो गई है, और हम इसे होते हुए देख रहे हैं। तो आज से 1 साल बाद अमेरिका का भविष्य क्या होगा? De Julfikal, ik heb them, smat on weeks sink, I fifty to ye befrichot on go. If you allow me that. Repeat आगे बोलिए। Right. So first thing is that all this talk that was ठीक है। going on, that तो पहली बात यह है कि जो सारी बातें चल रही थीं, जब राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस से बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ मध्यस्थों का जिक्र किया था। उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था। मेरी समझ यह है कि उस समय वह जिन देशों के नाम ले रहे थे वे कतर, यूएई और सऊदी अरब थे, खास तौर पर सऊदी। उन्होंने उनसे कहा था कि ईरान के ऊर्जा ढांचे पर बमबारी को आगे न बढ़ाया जाए। हाँ, तो उन्होंने यही कहा था। और जाहिर है जीसीसी देशों के नजरिए से देखें तो ये बहुत समझदारी की बात है, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। अगर अमेरिका ईरान की धरती पर जो करता है उसके जवाब में ईरान जीसीसी देशों पर उसी तरह पलटवार करे तो उनका कुछ भी नहीं बचेगा। वह बात समझ में आती है। अब जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मध्यस्थता वाली बात है, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका में एक बहुत मजबूत जायोनी लॉबी है, और आप इसे मुझसे बेहतर जानते होंगे। there is a very strong Zionist lobby in America, and you would know that better. हाँ, And the Israelis and the Zionists especially. और खास तौर पर इजरायली और जायनिस्ट पाकिस्तान की मध्यस्थता या उसकी भूमिका के खिलाफ हैं। इसमें कोई शक नहीं है। अब हम ये भी जानते हैं कि ये युद्ध इसलिए शुरू हुआ क्योंकि नेतन्याहू ट्रंप को ये यकीन दिलाने में कामयाब रहे कि ये बहुत आसान होगा। इसलिए ऐसी बातें हुई हैं कि देखिए अब मध्यस्थ खतर है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। आइए एक बात समझते हैं। पाकिस्तान और खासकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, लोगों को यह पसंद हो या न हो, अपरिहार्य है। वह ट्रंप और ईरान के सर्वोच्च पदों के बीच अपरिहार्य कड़ी हैं। यही हकीकत है। और ईरानियों ने इस बात को इस्लामाबाद एमओयू में स्वीकार भी किया है। तो जब हम इसे देखते हैं तो ये बहुत साफ हो जाता है कि गालिबाफ को उनके स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त के लिए आमंत्रित किया गया है। Has been invited on August 14 for their Independence Day. That makes perfect sense. Now coming to ये बात बिल्कुल समझ में आती है। अब ईरान की बात करें तो ओमान के साथ उसके संबंधों के संदर्भ में मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि ईरान और ओमान समुद्री सुरक्षा 1974 से बात कर रहे हैं, यानी बहुत पहले से। दरअसल 1979 में ईरान में क्रांति होने के बाद ईरानियों ने 2001 के आसपास फिर से ओमान से संपर्क किया, क्योंकि ये दोनों तटीय देश हैं। उन्होंने ओमान से संपर्क किया और सुरक्षा पर बातचीत फिर शुरू हुई। दोनों देश इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे कि देखिए, उन्होंने प्रशासन की बात की। वे पूरी तरह स्पष्ट थे कि यह अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए आंतरिक जलमार्ग है, क्योंकि ईरान के लिए ओमान को साथ लेकर चलना महत्वपूर्ण है। इसका सीधा सा कारण है, विवरण में न जाते हुए,
For the simple reason, not to go in the details, all your viewers know that when you look at the आपके सभी दर्शक जानते हैं कि किसी भी देश की क्षेत्रीय जल सीमा 12 समुद्री मील होती है, and you look at और अगर आप होर्मुज जल मध्य को देखें तो उसकी सबसे कम चौड़ाई 21 समुद्री मील है। इसलिए दोनों तटीय देशों को मिलकर यह कहना पड़ता है कि हाँ, यह एक आंतरिक जलमार्ग है। internal waterway. तो अब इस युद्ध के शुरू होने के बाद ही ईरान यह कह रहा है कि यह एक आंतरिक जलमार्ग है। इस पूरे जलमार्ग पर हमारी संप्रभुता है और ये अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए है। इस मामले में उसे चीन और रूस का समर्थन भी हासिल है। इसलिए यह तर्कसंगत है कि उन्हें हमेशा ओमान के साथ चर्चा करनी पड़ेगी। दरअसल ओमान के साथ व्यवस्था बहुत सरल है। फारस की खाड़ी राज्य प्राधिकरण में ये दोनों तटीय देश हैं। होर्मुज की सुरक्षा पूरी तरह IRGC नौसेना के अधिकार क्षेत्र में है। Authority of Hormuz is the exclusive domain of IRGC Navy. And as far as maritime fee is concerned, they have said जहां तक समुद्री शुल्क का सवाल है, उन्होंने कहा है कि वे तटीय देशों से भी परामर्श करेंगे। as to how I see the things, one अब आपके इस सवाल पर कि मैं 1 साल बाद चीजों को कैसे देखता हूं, मुझे लगता है कि ये युद्ध बहुत लंबा नहीं चल सकता। सीधी सी वजह यह है कि इसका असर हर दिन वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। and also we need to और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एक रिपोर्ट आई थी कि आज अमेरिका के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार घटकर उस स्तर पर आ गए हैं जहां वे 90 साल पहले 1938 में थे। और जहां तक ट्रंप का सवाल है, उन्हें काफी, आप जानते हैं, मैगा बेस उनसे बेहद नाराज है। he is getting फिर बात यह है कि जैसा हम सब जानते हैं, उनके पास युद्ध के लिए अचानक बड़े पैमाने पर क्षमता बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है, all know क्योंकि इन सभी मिसाइलों और इंटरसेप्टर मिसाइलों के उत्पादन में सालों लगते हैं। all these missiles and interceptor missiles, it takes years. And there's a shortage of all type of missiles, whether it is SM-3 और हर तरह की मिसाइलों की कमी है, चाहे SM-3 हो, SM-6 हो, थॉड हो या पैट्रियट। दरअसल अगर आप इजराइल की इंटरसेप्टर मिसाइलों को भी देखें, डेविड स्लिंग, आयरन डोम, इन सब का भुगतान अमेरिका करता है। तो वहाँ एक बड़ी समस्या है। फिर उसके पास कोई सैन्य विकल्प नहीं है। अगर वह इस युद्ध को जारी रखना चाहता है तो किसी न किसी चरण पर उसे अमेरिकी कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं 1973 का वॉर पावर्स रेजोल्यूशन है, और हम जानते हैं कि हाल ही में निचले सदन ने युद्ध विरोधी प्रस्ताव पेश किया था, और उसे ये भी पता है कि यूरोपीय मोर्चे पर क्या हो रहा है। जेलेंस्की व्हाइट हाउस में उससे पैट्रियट मिसाइलें मांग रहे थे। वो पैट्रियट कहाँ से देगा? वो दे नहीं सकता। asking him for the patriots. From where will he give the patriots? He can't. Because he has to first use them in West Asia. So the point I'm क्योंकि उसे पहले उनका इस्तेमाल पश्चिम एशिया में करना है। तो मैं जो बात कह रहा हूँ वह यह है कि 1 साल बाद ये युद्ध खत्म हो चुका होगा। here is the point that I want to make. और जब ये युद्ध खत्म होगा तो यहाँ एक बात मैं कहना चाहता हूँ। बहुत से अमेरिकी विश्लेषक कह रहे हैं कि इस युद्ध का असर या नतीजा यह होगा कि एक ध्रुवीय दुनिया बहुध्रुवीय बन जाएगी। मैं उनसे असहमत हूँ। मैं इसे बहुत संक्षेप में समझाता हूँ। देखिए, मेरी राय में दुनिया 2013 में ही बहुध्रुवीय बन गई थी। 2013 वह साल था जब शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड पहल की घोषणा की थी। वही साल था जब चीनियों के लिए यह साफ हो गया कि भू अर्थव्यवस्था में उनका उभार तय है, कि वे आज एक विश्व शक्ति हैं और अमेरिका की तरह ही बहुध्रुवीय दुनिया की शक्तियों में से एक हैं। That they are one of the powers in the multipolar world, just like America. And what Xi Jinping did was in 20. और शी जिनपिंग ने क्या किया? 2013 में ही, मार्च 2013 में, जैसा कि आपको याद होगा, वे नवंबर 2012 में सत्ता में आए थे। उनकी पहली विदेश यात्रा मार्च 2013 में हुई और वह रूस की थी। रूस में दोनों नेताओं ने नई विश्व व्यवस्था के लिए एक दृष्टि तैयार की, जिसके बारे में उन्होंने मॉस्को स्टेट इंस्टीट्यूट में भी बात की थी। तो मेरा कहना यह है कि शी जिनपिंग बिल्कुल स्पष्ट थे कि उन्हें पुतिन से बात करनी है, क्योंकि रूस भी एक महाशक्ति है और इन दोनों महाशक्तियों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसलिए मेरे आकलन में दुनिया 2013 में बहुध्रुवी बन गई थी। मैं तो आप जानते हैं, बहुत सम्मानित जॉन मियर्सहाइमर स्टीवी सैम्पनोई स्पोर्ट सम्मान है। मैंने उन स्पोर्ट्स सुए से John Mearsheimer, hugely respected. I have learnt a lot from him.
But I don't agree when he says it became multipolar in लेकिन मैं 2017 उनसे सहमत and नहीं now हूँ analysts are जब वे saying कहते हैं it will कि become दुनिया multipolar 2017 में बहुध्रुवीय बन गई थी और अब विश्लेषक कह रहे हैं कि इस युद्ध के बाद ये बहुध्रुवीय बनेगी। इस युद्ध के बाद जो होगा वह यह है कि बहुध्रुवीय दुनिया में जहां 3 महाशक्तियां हैं, अमेरिका, चीन और रूस। अमेरिका की बात करें तो एक महाशक्ति के रूप में उसकी हैसियत बहुत ज्यादा बेहद कम हो जाएगी। आज उसकी स्थिति यह है कि उसे अपने ही क्षेत्र यानी पश्चिमी गोलार्ध में भी प्रभुत्व बनाए रखने में दिक्कत हो रही है। और जहां तक बाकी दुनिया के लिए इस युद्ध के नतीजे का सवाल है, यह नई विश्व व्यवस्था या ग्लोबल साउथ के तेजी से उभरने का दौर है और यहीं ईरान और पाकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। And this is where Iran and Pakistan are playing a very important role. And this is where, this Dmitry. और यहीं पर आप जानते हैं रूस के उस नेता दिमित्री मेदवेदेव की बात आती है जो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। मैंने उनका एक ट्वीट देखा था जिसमें कहा गया था कि ब्रिक्स का RIC रूस, भारत, चीन की जगह रूस, ईरान, चीन हो सकता है क्योंकि तब रूस, ईरान, चीन ग्लोबल साउथ की आवाज बन जाते हैं। तो जुल्फिकार, इस युद्ध के खत्म होने के बाद हम बहुत बड़े बदलाव देखने जा रहे हैं और ये युद्ध वियतनाम युद्ध या अफगानिस्तान युद्ध की तरह चल नहीं सकता। इसकी सीधी वजह है, पहला, दुनिया बहुध्रुवीय है और दूसरा, हर दिन वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। बात इतनी सी है। मैं इसे ऐसे देखता हूँ, 1 साल बाद अमेरिका के लिए बहुत बुरे दिन होंगे। This is the way I see 1 year from now, very bad times for America. I completely second that. I totally second that. And मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं पूरी तरह इसका समर्थन करता हूँ। और इस बेहतरीन चर्चा को एक अंतिम बात के साथ समेटने के लिए कहूँ तो ये ऐसी बात है जिसके बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से काफी अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि 70 के दशक की शुरुआत में जब इसे स्थापित किया जा रहा था तब मेरा भी इसमें हाथ था। उस समय मैं सेक्रेटरी साइमन की टीम के साथ काम कर रहा था। जहां तक मैं देख सकता हूं, ये नई व्यवस्था लागू होने के बाद पेट्रोडॉलर ढह जाएगा। अमेरिका अब खाड़ी देशों पर यह शर्त नहीं थोप पाएगा कि वे अपने तेल की कीमत डॉलर में तय करें जैसा वे अब तक करते रहे हैं, क्योंकि अमेरिका उस स्थिति में नहीं होगा कि सुरक्षा दे सके। दरअसल मैं यहां तक कहूंगा कि इन ज्यादातर ठिकानों को 1 साल के भीतर खाली कर दिया जाएगा। तो अगर ठिकाने खाली हो जाते हैं, अमेरिका को सुरक्षा देने वाले देश के रूप में नहीं देखा जाता और पेट्रोडॉलर व्यवस्था ढहने लगती है, तो अमेरिका अपने $40 ट्रिलियन के कर्ज की अदायगी कैसे करेगा? How does the United States service its $40 trillion of debt? I agree entirely with you. I agree entirely. मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि वे बड़ी मुश्किल में हैं और वे दुनिया के करीब 80 देशों में अपने 780 ठिकानों को कैसे फंड करेंगे। और जब ये ठिकाने खाली होने लगेंगे, जैसा कि हम पहले ही मान चुके हैं, 19 ठिकाने, जिनमें से ज्यादातर पहले ही निष्क्रिय हो चुके हैं, इसका असर दूसरे सभी ठिकानों पर डोमिनो प्रभाव की तरह पड़ेगा। और मैंने जो बात कही थी वो ये थी कि सऊदियों ने राष्ट्रपति ट्रंप से बमबारी न करने का अनुरोध किया था। कुछ रिपोर्टें, विश्वसनीय रिपोर्टें यहां तक कहती हैं कि सऊदियों ने धमकी दी थी, हम आपके बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड बेच देंगे, क्योंकि अगर आप ये सब करते हैं तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो पेट्रोडॉलर बड़ी मुश्किल में है, इसमें कोई शक नहीं है। So petrodollar is in big trouble. There's no doubt about it. Parveen, I have been saying on our channel. परवीन, मैं अपने चैनल पर कहता रहा हूं कि मैंने ये शुरू करने की एक पेट्रोडॉलर का पतन है। मैं ये कहता रहा हूं, लेकिन आप एक बेहद सम्मानित विश्लेषक हैं। पिछले 10-15 वर्षों में हो रही भू राजनीतिक घटनाओं के आप बहुत सम्मानित पर्यवेक्षक रहे हैं जब से आप इस बारे में लिख रहे हैं। आज अमेरिका ये सारी शरारतें कर सकता है, और मेरा मतलब है मैं ये बहुत शालीन भाषा में कह रहा हूं। हकीकत इससे कहीं बदतर है, क्योंकि उसके पास छापते जाने और छापते जाने की क्षमता है। लेकिन पेट्रोडॉलर के पतन के साथ डॉलर मूलतः एक बेकार वस्तु बन जाएगा। बहुत सारा कागज, लेकिन असल में उसकी कोई खास कीमत नहीं होगी,
क्योंकि बॉन्डों की कीमत बढ़ने वाली है। संयुक्त राज्य अमेरिका अब वह नहीं कर पाएगा जो वह हमेशा से करता आया है, यानी अपने सारे टी बिल्स की घोषणा होने से पहले ही उन्हें बेच देना। अब कोई भी इनमें से कुछ नहीं खरीदेगा। तो फिर वे ये कैसे कर पाएंगे? और इसके ऊपर एक बात जो आप बार बार कहते रहे हैं, उनकी शस्त्र सेनाएं 20वीं सदी की सेनाएं हैं, और ईरान ये पहले ही साबित कर चुका है। Jerry stepped up से पूरी तरह sepsing. बिल्कुल, the gains. खैर, परवीन, मेरा मतलब है, मैं आपसे 1 घंटा और बात कर सकता था, शायद 2 घंटे भी, लेकिन हमारा समय पूरा हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सचमुच बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, और आपने विचार, अपनी समझ मेरे साथ और दुनिया भर में हमारे दर्शकों के साथ साझा की। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और अगले हफ्ते जब हम फिर आएंगे, तो मेरा ख्याल है कि हमें युद्ध के बाद अमेरिका की स्थिति पर बात करनी चाहिए, कि वह शायद अब एक महाशक्ति नहीं, बल्कि एक घटती हुई शक्ति है, एक बड़ी लेकिन घटती हुई शक्ति। तो हमारे दर्शकों, हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समर्थन के लिए भी बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद है, तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाइए। कृपया हमारे सबस्टैक चैनल पर जाइए, जहां हमारा वही ट्रांजिशन प्रोटोकॉल है। पेड सदस्य बनिए, और हम आपको ये पूरा सिक्योरिटी ब्रीफिंग हर हफ्ते आपके मेल बॉक्स में भेजेंगे, अब हफ्ते में 2 बार। तो अब मैं विदा लेता हूं, और एक बार फिर धन्यवाद कहना चाहता हूं। परवीन, अब आप बोलिए। कृपया आखिरी बात आप कहिए। मैं जुल्फिकार आपके चैनल पर आकर हमेशा बहुत खुश होता हूँ। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। Thanks a lot. It's a Baba Strani Dodger Bray. So tap button bird में आने जा रहा हूँ।